हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे HSAB प्रिंसिपल या पियर्सन कंसेप्ट, जिसके अंतर्गत हमने ये अध्ययन किया कि पियर्सन ने किस प्रकार लुईस एसिड और बेस को हार्ड और सॉफ्ट कैटेगरी में डिवाइड किया, या जितने भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, मेटल्स हैं, लिगेंड्स हैं, उनको हम किस तरह से हार्ड और सॉफ्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम उसी से आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमने बात की थी कि जो लिगेंड का डोनर एटम है, उस डोनर एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर अधिक होती है तो वो हार्ड के रूप में बिहेव करता है, और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर कम होती है तो वो सॉफ्ट स्पीसीज के रूप में बिहेव करता है। तो इसी प्रकार से हम कई बार जब हम एसिड और बेस की बात करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेंथ के बारे में और विचार आता है कि हम एसिड बेस की स्ट्रेंथ के बारे में भी बात करते थे। तो यहाँ हार्ड सॉफ्ट कहीं वो स्ट्रेंथ ही तो नहीं है। हार्ड का मतलब स्ट्रॉन्ग या प्रबल अम्ल या क्षार तो नहीं है। सॉफ्ट का मतलब दुर्बल अम्ल या क्षार तो नहीं है। तो ये प्रबलता और कठोरता, जिसे हम हार्डनेस कहते हैं, स्ट्रेंथ और हार्ड सॉफ्ट नेचर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। एसिड बेस स्ट्रेंथ और हार्डनेस सॉफ्टनेस। तो एसिड बेस स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो जैसे एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं कि OH और F माइनस, OH और F माइनस, इन दोनों की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि OH माइनस F माइनस की तुलना में प्रबल क्षार है। लेकिन जब हम पियर्सन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तब दोनों को ही हमने किस में दर्शाया? हार्ड में। तो स्ट्रेंथ अलग चीज़ है और हार्ड और सॉफ्ट नेचर अलग है। हार्ड और सॉफ्ट जो नेचर है उसका डिसीजन मुख्य रूप से हम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान करते हैं। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान अगर कोई बेस किसी हार्ड एसिड के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन दर्शाता है या इंटरेक्शन के लिए उसको प्रीफर करता है, तब हम उस बेस के लिए कहेंगे कि वो हार्ड है। और यदि कोई बेस किसी सॉफ्ट एसिड के साथ इंटरेक्शन को प्रीफर करता है तब हम उसके लिए कहेंगे कि वो सॉफ्ट है। हार्ड के साथ हार्ड इंटरेक्शन से बनने वाला कंपाउंड स्टेबल होता है। इस कारण हार्ड स्पीसीज हमेशा हार्ड सेंटर के साथ इंटरेक्शन को वरीयता देती है, और इस प्रकार हार्ड स्पीसीज के मध्य जो इंटरेक्शन होता है उसे हम हार्डनेस कहते हैं। इसी प्रकार सॉफ्ट स्पीसीज के मध्य जो इंटरेक्शन होगा उसे हम सॉफ्टनेस कहेंगे। वहाँ भी स्टेबल कॉम्बिनेशन बनता है। तो इस प्रकार इस इंटरेक्शन के आधार पर हम हार्ड और सॉफ्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं। जबकि जो एसिड और बेस का जो मुख्य रूप से बेस का स्ट्रेंथ है, लुईस बेस का, वो हम ये देखते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो कितनी अधिक है। फिर हम बात करते हैं सिम्बायोसिस या सहजीविता के बारे में। सिम्बायोसिस या सहजीविता का मीन हुआ
कि दो स्पीसीज जब एक साथ रहती हैं, जब एक साथ इंटरेक्शन में रहती है, तो उनका स्टेबिलिटी अधिक होगा या कम होगा। किन्हीं दो स्पीसीज का जब इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन का स्टेबिलिटी काफ़ी अधिक समय तक रहता है, तब हम कहते हैं कि उनमें सिम्बायोसिस अधिक पाया जाता है। ये हम कोई बॉर्डरलाइन एलिमेंट का एग्जांपल लेकर आसानी से समझ सकते हैं। जैसे बोरोन बॉर्डरलाइन कैटेगरी में आ रहा है, इसका खुद का कोई फिक्स नेचर नहीं है। जब इस बोरोन के साथ 3F- जुड़ गए, जो कि हार्ड एलिमेंट के रूप में है, हार्ड स्पीसीज के रूप में है, तो बनने वाला BF3 हार्ड एसिड हो गया। इसी बोरोन के साथ जब 3H- ऐड हो गए, तो बनने वाला BS3 सॉफ्ट एसिड हो गया। तो बॉर्डरलाइन का नेचर इसके साथ जुड़ने वाले जो एलिमेंट हैं या जो आयन हैं, उनकी नेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। सिम्बायोसिस का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे BF3H- का इंट्रैक्शन करवाया BH3F- से, और प्रोडक्ट के रूप में बना BF4- और BH4-। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो अधिक स्टेबल है। तो यहाँ पर सिम्बायोसिस के आधार पर इस रिएक्शन को हम समझा सकते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बनने वाले जो प्रोडक्ट है उनका स्टेबिलिटी अधिक है। रिएक्टेंट के रूप में जो BF3H या BH3F हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि बॉर्डर लाइन स्पीसीज B के साथ जो जुड़ने वाला आयन है वो दो प्रकार के हैं, हार्ड और सॉफ्ट। F- हार्ड के रूप में और H- सॉफ्ट के रूप में। तो असमान प्रकार की ये स्पीसीज होने की वजह से यहाँ ये जो रिएक्टेंट हैं, इनका सिम्बायोसिस कम हो गया, इनकी स्टेबिलिटी कम हो गई। इस कारण ये रिएक्शन के द्वारा एक्सचेंज हो जाते हैं और प्रोडक्ट के रूप में BF4- और BH4- बना रहे। ये जो BF4- और BH4- बना है, इन दोनों में ही इस बॉर्डरलाइन सेंटर के साथ जुड़ने वाली जो चारों स्पीसीज हैं वो F- है इसमें, और यहाँ चारों H- है। क्योंकि इस सेंटर के साथ जुड़ने वाले जो स्पीसीज हैं वो सेम टेंडेंसी की हैं, इस कारण इनका सिम्बायोसिस अधिक हो गया और बनने वाला प्रोडक्ट अधिक स्टेबल है। इस वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसी प्रकार इस रिएक्शन को भी हम इसी आधार पर समझ सकते हैं कि इसमें प्रोडक्ट ये होगा या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब हम बात करते हैं हार्डनेस और सॉफ्टनेस को समझाने के लिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बारे में, कि थ्योरेटिकली हम कैसे समझा सकते हैं कि हार्डनेस क्या है और सॉफ्टनेस क्या है। हार्डनेस का मतलब हार्ड इंटरेक्शन अधिक स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, और सॉफ्टनेस का मतलब सॉफ्ट इंटरेक्शन बनने वाला कंपाउंड स्टेबल होगा। या हम कह सकते हैं कि हार्ड को प्रीफर करता है और सॉफ्ट को प्रीफर करता है। लेकिन क्यों, इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या है? थ्योरेटिकली समझाने के लिए तीन मुख्य रूप से कंसेप्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेप्ट, दूसरा है पाई बॉन्डिंग कंसेप्ट, और तीसरा है वान डेर वाल बॉन्डिंग कंसेप्ट। पाई बॉन्डिंग पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो हार्ड इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कंसेप्ट है उसके द्वारा हम केवल हार्ड इंटरेक्शन से बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो स्टेबल क्यों होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के अनुसार जब हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ इंटरेक्शन करता है तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो आयनिक इंटरेक्शन है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। इस वजह से बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या जो साल्ट है वो स्टेबल होगा।
तो इस आधार पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेप्ट के द्वारा हार्डनेस या हार्ड हार्ड इंटरेक्शन से बनने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं। जो दूसरा कंसेप्ट है वो है पाई बॉन्डिंग कंसेप्ट। पाई बॉन्डिंग कंसेप्ट और तीसरा जो वंडरवाल बॉन्डिंग कंसेप्ट है, उन दोनों के द्वारा हम सॉफ्टनेस का जो इंटरेक्शन है या सॉफ्ट के इंटरेक्शन से बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टेबिलिटी है उनको समझा सकते हैं। जो सॉफ्ट स्पीसीज हैं उनका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से उनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग अधिक हो सकती है, या उनके बीच में वंडरवाल इंटरेक्शन भी अधिक हो सकता है। तो जो सॉफ्ट स्पीसीज हैं उनके बीच में उनके साइज अधिक होने की वजह से, साइज बड़ा होने की वजह से पाई बॉन्डिंग बन जाते हैं या वंडरवाल बॉन्डिंग बन जाती है। उस वजह से वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अधिक स्टेबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार हार्डनेस और सॉफ्टनेस को एक्सप्लेन करने के ये तीन कंसेप्ट हैं जो उनको समझाने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और हार्डनेस व जो सॉफ्टनेस है उसका आपस में क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस, सॉफ्टनेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आउटर मोस्ट जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है उस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने ये बेसेस में देखा कि जो बेस हैं उनमें जिस बेस का डोनर एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा वो हार्ड स्पीसीज के रूप में बिहेव करेगा। हम क्वांटिटेटिवली जब हम बात करते हैं तो जो हार्डनेस है, हार्ड की इंट्रैक्शन से बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या उसके जो इंट्रैक्शन है उस इंट्रैक्शन को हम हार्डनेस के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। IP आयनाइजेशन पोटेंशियल माइनस EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2, दोनों का एवरेज हो गया। और आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एवरेज के द्वारा ही हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को काउंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और हार्डनेस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। जहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक हुआ वहाँ पर हार्डनेस भी अधिक हो जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा हम हार्डनेस को इस प्रकार से या इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं, क्योंकि कुपमान थ्योरम के अकॉर्डिंग जो IP है उस IP का मान उस स्पीसीज के हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को उस एलिमेंट की जो लूमो ऑर्बिटल है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कुपमान थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि IP का मान होमो ऑर्बिटल की एनर्जी के माइनस वैल्यू के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान उस एलिमेंट की लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है उसके नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। जब ये दोनों वैल्यू हम हार्डनेस इज इक्वल टू IP माइनस EA अपॉन 2 में रखते हैं तो हमें ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है कि ईटा हार्डनेस इज इक्वल टू E लूमो माइनस E होमो बाई 2। इस प्रकार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा हम हार्डनेस को काउंट कर सकते हैं। इस प्रकार ये HSAB कंसेप्ट या पियर्सन कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट की काफ़ी अधिक एप्लीकेशंस हैं। जैसे हम मेटलर्जी में
जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, जो मेटल आयंस हैं, उन मेटल आयंस को जब हम आइसोलेट करते हैं, या जैसे आप लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक मिक्सर में जब हम आइसोलेशन करते हैं तब हम देखते हैं कि सेकंड ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं या फोर्थ ग्रुप वाले जो कंपाउंड जो पॉजिटिव आयंस हैं वो सल्फाइड के रूप में आइसोलेट होते हैं। सल्फाइड के रूप में जल्दी हम उनको पृथक कर सकते हैं। तो वहाँ पर हार्ड इंट्रैक्शन और जो सॉफ्ट इंट्रैक्शन है उस कंसेप्ट के आधार पर हम उनको समझ सकते हैं। जैसे मरकरी है, या मरकरी हमें सिनेबार HgS के रूप में मिलता है, तो वहाँ पर वो जो दोनों है वो सॉफ्ट इंट्रैक्शन से बनने हुए स्टेबल कंपाउंड है, इस कारण वो हमें नेचर के रूप में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार काफ़ी जगह इसका एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हर कंपाउंड को या प्रत्येक जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम HSAB कंसेप्ट से जब हम स्टडी करने का कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी अपवाद भी मिलते हैं। तो कुछ कंडीशंस के साथ या कुछ लिमिटेशंस के साथ जो पियर्सन कंसेप्ट है या HSAB कंसेप्ट है, इसका अपना इम्पोर्टेंस है। तो HSAB या पियर्सन कंसेप्ट में इतना ही।